सन 1939 जर्मनी और सोवियत संघ ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया, उस समय वहां की जनता स्वतंत्रता और लोकतंत्र का आनंद ले रही थी। इस हमले का इरादा स्थायी तौर पर पोलैंड को दुनिया के नक्शे से मिटाना था। निर्दोष नागरिकों को साइबेरिया के बंदी श्रम शिविरों में भेजा गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। बंदियों के पास भाग जाने का कोई रास्ता नहीं था। जो भाग्यशाली थे वो रिहा हो गए, लेकिन उनके पास वापस जाने की ना कोई जगह थी और ना ही कोई घर। इनमें से ज्यादातर लोग अपने परिवारों को खो बैठे थे। दुनिया में ऐसे कई देश थे जिन्होंने विश्व युद्ध के इस माहौल में पोलैंड वासियों को शरण देने के लिए अपने द्वार खोल दिए थे। भारत हमेशा से अपने अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। वो पहले ऐसे देशों में से था जिसने पोलिश शरणार्थियों का स्वागत किया, वो भी ऐसे समय में जब वो खुद अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अतिथि देवो भवः का मंत्र देने वाले विशाल हृदयी भारत ने मानव मैत्री का परिचय देते हुए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब बेघर और भूखे पोलिश बच्चे और महिलाएं शरण के लिए भटक रहे थे, तब निर्वासित पोलिश सरकार की गुहार को सबसे पहले सुनने वालों में था भारत। At that time, both India and Poland उस समय भारत और पोलैंड दोनों ही आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए भारतीय नागरिकों द्वारा हजारों की संख्या में शरणार्थियों को पनाह देना यह हमारे देश के लिए कभी ना भूलने वाला एक दान था। वो एक समय था जब पोलिश सरकार द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार के प्रयासों का स्वागत किया जा रहा था। Such an effort was mostly welcomed by the Polish nation. 5000 पोलिश शरणार्थियों ने, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, महाराष्ट्र में कोल्हापुर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित वलीवाड़े में सन 1943 से 1948 तक आश्रय पाया। Some of them came to India. उनमें से कुछ लोग भारत आए। उनके लिए 2 शिविरों का आयोजन किया गया था। एक वलीवादे में जो कि 5000 लोगों के लिए था, और एक बनाया गया जामनगर में, जहां के उदार हृदयी महाराजा जाम साहब ने इन पोलिश बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखा। महाराजा ऑफ जामनगर who took care of them like his own children. Well, I don't exactly remember. मुझे याद नहीं कि कौन सा महीना था, पर मेरी बहन बताती है कि वो 1943 की बात थी जब हम वलीवादे आए। मैं अपनी माँ और 2 बहनों के साथ यहाँ आई थी। दोनों बहनें बड़ी थी और मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी। जब हम 1943 में वलीवादे आए तब मैं 2 साल की रही होंगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि मुझे अब कुछ ज्यादा याद नहीं। मैं बहुत बीमार थी जब हमें साइबेरिया से खदेड़ा गया। ये जगह मेरे लिए पूरी तरह से अलग थी। मुझे नहीं पता था कि क्या हासिल होगा। शायद किसी को नहीं पता था कि क्या मिलेगा। I don't think anyone knew what to expect. यह एक बड़ी ही रोचक कहानी है, क्योंकि भारत के वलीवादे में आगमन मेरा पहला होश में बिताया हुआ पल है। मैं जुलाई 1943 में पोलिश अनाथों के समूह के साथ कराची के रास्ते से वलीवादे आया।
यह मेरे लिए एक बहुत आश्चर्यजनक वाकया था। मुझे एक बड़े कमरे में 30 लड़कों के साथ रखा गया था। मैं बॉम्बे से यहाँ तक की यात्रा से थक गया था और मैं एकदम से सो गया। To było dla mnie niesamowite zaskoczenie. Dlaczego? It was such a different country to जो कुछ भी मैंने अब तक देखा था, भारत उससे एक अलग देश था। पोलैंड का मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। जब आप 5 साल के होते हैं तब आप अपनी माँ की स्कर्ट पकड़े हुए होते हैं। उस समय रूस में अभाव और रोष का दौर था। ना खाना, ना स्कूल जाना, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग। हमें पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं, हम चीन में थे या हमें भारत भेज दिया गया है। मुझे पता ही नहीं था कि भारत है कहाँ। We're going to be deported into India. Well, I didn't know where India was. इस शरणार्थी कैंप को 5 हिस्सों में बांटा गया था। इसके प्रत्येक भाग में 28 बैरक थे। हर बैरक में 10 परिवारों के लिए 2 कमरे और 1 रसोई थी। इनके बरामदों के किनारों की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां बांस की चटाइयों से बनी थी। यहाँ पोलिश बच्चे तमाम कठिनाइयों को झेलने के बाद अंततः एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे वो भारत में अपना घर कह सकते थे। My first recollection of Vallivade is just blocks. वलीवादे से जुड़ी मेरी पहली याद है वो ब्लॉक जिन्हें बैरक के रूप में बनाया गया था, जिसमें हम रह रहे थे। And someone had asked me, किसी ने मुझसे पूछा था, आपको कैसा लग रहा था? मैं कुछ नहीं कह सकती थी मुझे कैसे लग रहा था, क्योंकि जो कुछ मैं देख रही थी मैं यही सोचती थी कि ये कैसे होना चाहिए था। I think, well, this is how it was supposed to be. Osiedle zostało tak szybko i dobrze zorganizowane, że भारतीय लोगों ने शिविर को अच्छी तरह से आयोजित किया हुआ था, जहां कुछ सरकारी दुकानें, 2 बजरिए स्थान, नाई की दुकान, चाय की दुकान, हलवाई की दुकान। लोग सामान बेचते थे, सब्जियां और ज़रूरी चीज़ें। बाकी और भी सेवाएं दी जा रही थीं, जूते बनाना, कपड़ों की सिलाई। वे पानी भी लाते थे और लाने में भी मदद करते थे। जो सबसे अधिक चर्चित था वो था फर्श को लेपना। भारतीय औरतें सिर पर टोकरी में गोबर रखकर लाती थीं और चारों ओर घूमती थीं। वे चिल्लाती थीं, लेप करा लो, लेप करा लो, लेप। वो आती थीं, गोबर से सारे फर्श को लेपती थीं। उससे सारा फर्श जम जाता था। फिर से दूसरा लेप उसके 1 महीने बाद ही लगता था। i przychodziły, prawda, i te podłogi wymazywały tym łajmą, to zasklepiało się i to gdzieś wystarczało na miesiąc, czy to pobliżu, dopóki się to nie pokancerowało, prawda, i można trzeba było na nowo. I loved India. My memory really starts from India. मुझे भारत से प्यार था। मेरी यादें भारत से ही शुरू होती थी। आप देखिए, मैं और मेरे दोस्तों के पास खेलने के लिए खिलौने नहीं होते थे, पर वहाँ बोर होने का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। कुछ ना कुछ हमारे पास करने के लिए होता ही था। और इसे जब भी याद करती हूँ चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेरे बचपन की शुरुआत वलीवादे से हुई। Because that's where my childhood really began, in Vallivade. For the first time we sort of felt like a proper family, human beings. पहली बार हमने इंसानों की तरह एक पूरे परिवार को महसूस किया। भले ही वहाँ सिर्फ छतें ही थीं, हर फ्लैट में वहाँ एक लकड़ी की बड़ी मेज होती थी। हम लोग यही सोचते थे कि आखिर ये मेज क्यों है यहाँ पर। उसके बाद जब मॉनसून के आते ही टाइल्स, छत हवाओं के साथ टूटना शुरू हो जाता, और तब इस मॉनसून में हम इस बड़ी सी मेज के नीचे बैठकर अपना होमवर्क करते थे, खाना भी खाते थे। The very bad monsoon time. planting a lot of flowers. हम बहुत सारे फूल लगाते थे। उसे प्रोवी कहते थे, जो गोलाई में उगता है और जल्दी से बढ़ता है। वहाँ एक बरामदा था और हमारे चारों तरफ की हरियाली, तो वह एक घर जैसा था, एक पहला पूरा अपना घर। First proper homes.
वलीवाड़े का ये शरणार्थी शिविर 27 अप्रैल 1944 को खोला गया और इसी के साथ पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को भारत ने इस जगह के साथ साथ अपने दिल में भी बसा लिया। ये शिविर मानो एक तरह से एक छोटा सा पोलिश शहर बन गया, जिसका अपना एक विद्यालय, अस्पताल और डाकखाना था। और इससे भी महत्वपूर्ण था, यहां पर बना एक रेलवे स्टेशन और चर्च, जिसके अवशेष अभी भी यहां मौजूद हैं, जिसे पोलिशवासी बार बार देखने आते हैं। मैंने मुंबई से नर्सिंग प्रैक्टिस खत्म की और उसके बाद मैंने वलीवादे में काम किया। देखा जाए तो वलीवादे मेरे लिए एक परिकथा थी, एक ऐसे लड़के के लिए जो आज़ादी के सपने देखता हो। वलीवादे ही थी एक ऐसी जगह। मैं नहीं समझता मेरे साथ क्या होता अगर मैं एक ऐसी जगह पर नहीं रहता। ऐसे लड़के के सपने जिसके लिए आगे कुछ नहीं था, चाहे उससे जबरदस्ती कुछ कराया जाए, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाया। और इसीलिए हम अक्सर सिनेमा देखने जाया करते थे, जहां अलग अलग फिल्में दिखाई जाती थीं, जैसे टार्जन। We had a lot of Indian friends. हमारे कई भारतीय दोस्त भी थे। मेरी माँ चाहती थी कि मैं स्वावलंबी बनूं, इसीलिए वो अक्सर मुझे खरीदारी के लिए भेजा करती थी, क्योंकि मैं एक भूरे बालों वाली छोटी लड़की थी और दुकान का काउंटर थोड़ा ऊंचा था, जिससे कि वो सिर्फ मेरा सिर ही देख पाते थे। तो मुझसे कहते थे कि अंदर जाकर ब्रेड ले आओ। वो मुझसे काफी फ्रेंडली हो गए थे। आपको पता है, मुझे उन्होंने कई ऐसे खूबसूरत तोहफे दिए जो यादगार हैं हमारी दोस्ती के। और बाद में हमारी ये दोस्ती एक पारिवारिक दोस्ती में तब्दील हो गई। और हाँ, वहाँ मेरा एक और दोस्त भी था, माधे नाम था उसका। वो एक ऐसा लड़का था जो रोज मेरे घर पानी लेने के लिए आया करता था। वो मुझे अक्सर चिढ़ाता था। उसको जैम लगी सफेद ब्रेड बहुत पसंद थी। Oh, Madhe he was really a scream. He used to tease me and I used to tease him. And he loved white bread with jam. उस शिविर में शरण लिए लोगों में से आज जो जीवित हैं, वो भारत आकर अपना सुनहरा बचपन, जो उन्होंने वलीवाड़े और कोल्हापुर में बिताया था, इसे याद करने और फिर से जीने का अवसर हाथ से नहीं जाने देते। भारतीय लोगों द्वारा शरणार्थियों के लिए किए गए प्रयास, जैसे कि वलीवादे में स्कूल बनाना, उच्च स्तरीय स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, वे सभी प्रकार की चीजें जो कि पोलैंड की संस्कृति को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थी, यह पोलैंड में जाना जाता है।
known in Poland and सरकार की तरफ से पोलिश कब्रिस्तान को सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा है और अब पोलैंड में इस वलीवादे शिविर पर फिल्में बनाने का प्रयास भी। पोल्स इन इंडिया एक ऐसी किताब है जो कि विस्तार से इन्हीं सभी दस्तावेजों को दर्शाती है। Which describes in detail and gathers all the documents about the Valiwade. पोलैंड में अनाथ हुए करीब 1000 बच्चों को भारत में शरण देने की पहल 1942 में गुजरात के महाराजा जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी ने की। इस कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री अ लिटिल पोलैंड इन इंडिया में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। ये कितनी इम्पोर्टेंट कहानी है हिस्ट्री में कि किस कॉन्टिनेंट से कहाँ किस देश में आकर उन्हें एक घर मिला, घर नहीं मिला, एक नॉर्मल लाइफ मिली, एक जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे वॉर में, जिस तरह से उनकी मेंटल स्टेटस था, ना कोई पढ़ाई थी, ना कोई इनकम जनरेशन का सवाल था, ना कोई घर था, उस जमाने में हिंदुस्तान ने ही उन्हें प्रोटेक्ट किया। The efforts of Jam Sahib, the Maharaja of Jamnagar, जामनगर के महाराजा के प्रयासों को पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। given by the President of Poland. वहाँ उनके नाम का एक स्मारक भी है जिसे हम गुड महाराजा स्क्वायर या पोलिश महाराजा बुलाते हैं। Or almost Polish Maharaja. वर्षों के सबसे अच्छे स्कूल उन्हीं के नाम से है। Poland with dedicated to the Maharaja of Jamnagar. There is also a school, one of the best schools in Warsaw, which bears his name. भारत ने कोल्हापुर के महावीर गार्डन में एक स्तंभ स्थापित करके इन पोलिश शरणार्थियों की याद को ताजा रखा है। भारत में पोल एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ पर 1998 में स्थापित इस स्तंभ पर पोलिश बाज पक्षी बना है। स्तंभ पर उकेरी गई इबारत कहती है, 1943 से 1948 तक कोल्हापुर राज्य की शरण और सुविधाओं से वलीवाड़े में 5000 पोलिश शरणार्थियों को आश्रय मिला। अब पूरी दुनिया में फैले हुए हम लोग आज भी भारत को हार्दिक धन्यवाद देते हुए याद करते हैं। ये भारत में पोल एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ पर 1998 में अंकित किया गया था। हम यहाँ कोल्हापुर अपना आभार प्रकट करने भारतीय अधिकारियों और इस शहर के खूबसूरत निवासियों को धन्यवाद कहने आए हैं, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमें मदद दी। जहां वलीवाड़े पोलिश महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्वर्ग था, वहीं यहां खूबसूरत प्रेम संबंध भी विकसित हुए। मेरे पिता की उम्र करीब 18 वर्ष थी और वो सांगली में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे, जो कि वलीवाड़े से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार वलीवाड़े में जहां वे मेडिकल स्टूडेंट की तरह जाया करते थे, ड्यूरिंग वन ऑफ दिस विजिट्स टू द हॉस्पिटल इन वलीवाड़ी, माय फादर एक विजिट के दौरान मेरे पिता ने मेरी माँ को अलग ले जाकर पूछा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? मेरा मानना है कि पहली बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर फिर बाद में वो मेरे पिता से मिलने के लिए तैयार हो गई। My father asked my mother to meet her at one of the photo studios. Now, why a photo studio?
My father used to say that all these Polish women and children. मेरे पिता ने मेरी माँ से एक फोटो स्टूडियो में मिलने के लिए पूछा। अब फोटो स्टूडियो ही क्यों? मेरे पिता कहा करते थे कि पोलिश महिलाएं और बच्चे फोटोग्राफ्स को लेकर पागल हुआ करते हैं और स्थानीय फोटो स्टूडियो काफ़ी मांग में था और ज़्यादातर लोग वहां आया करते थे। इत्तेफाक से मेरे पिता और उस स्टूडियो के मालिक अच्छे दोस्त थे, तो मुझे लगता है कि वो दो लोगों के मिलने के लिए एक सही स्थान था। So one Sunday, my mother, along with her friend Vaja, एक बार मेरी माँ अपनी दोस्त वाजा के साथ वलीवाड़े से कोल्हापुर साइकिल में आई। हमेशा की तरह फोटोग्राफ्स लेने के बाद मेरे पिता उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे और वहां उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। that I love you and I want to be with you forever. When my father got married, my parents got married. मेरे पिता ने शादी की तब मेरी माँ को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी नहीं आती थी और मेरे पिता को पोलिश। तो मुझे नहीं पता कि वो एक दूसरे से कैसे बात किया करते थे, पर बात तो बन ही गई। But somehow they managed. Much years, 65 years when I married. 65 साल पहले मैंने शादी की और तब से ही मैं भारत में अकेली रह रही हूँ। मेरे सारे दोस्त, मेरी बहन मेरे साथ थे, पर मेरी बहन की शादी के बाद वो सब लोग पोलैंड चले गए। मेरी मम्मी पोलैंड में थी और मैं यहाँ अकेली रही। फिर मेरे बच्चे हुए। 30 साल में 5 बच्चे हुए। मेरे ससुर कभी मुझे बहू नहीं बोलते थे, वो हमेशा मुझे बेटी बुलाते थे। My father-in-law, he never tell that I am daughter-in-law, only daughter. भारत को सन 1947 में आजादी मिली, जिसका जश्न पोलिश शरणार्थियों ने अपने वलीवाड़े कैंप में बेहद खुशी से मनाया। उनके लिए ये ऐसे था जैसे पोलैंड को आजादी मिल गई हो। भारत अब उनका दूसरा घर था। उन्होंने शिविर के स्काउट्स और बड़े लोगों की मदद से एक खूबसूरत समारोह का आयोजन किया और आधिकारिक समारोह में भारतीय गणराज्य का झंडा भी फहराया और राष्ट्रगान के बाद खेल प्रतियोगिताएं भी हो रही थी। मुझे याद है लोगों ने खाने की टेबल को तैयार किया और इस जश्न को मनाने के लिए हर किसी को आमंत्रित किया। और सही तौर पर मुझे ये भी याद है कि यहाँ के लोगों को पोलैंड और कैंप में रह रहे शरणार्थियों के इतिहास के बारे में भी पता था और उन्होंने पोलैंड के लिए भी आज़ादी की कामना की। Wiedzieli o naszej historii, że my jesteśmy tu uchodźcami i tak dalej, i wtedy oni nam życzyli, żebyśmy my tak samo uzyskali, prawda, wolną Polskę i tak dalej. Było to niesamowicie dla nas trudne. भारत में बिताए उस सुनहरे बचपन की यादें आज भी इनके द्वारा जीवित रखी गई हैं। एसोसिएशन ऑफ पोल्स इन इंडिया 1942 से 1948 के गठन के बाद ये लोग
हर दूसरे साल दुनिया के कोने कोने से आकर एक दूसरे से मिलते हैं और उन बिताए भारतीयता भरे पलों को फिर से जीते हैं। हम आम तौर से खुद को भारतीय कहते हैं, इसीलिए ये एक एसोसिएशन ऑफ पोल्स इन इंडिया 1942 से 1948 का गठन किया। हमें से बहुत लोग 1999 में सेवानिवृत्त हो चुके थे। तब हमने यह एक संघ बनाने का निर्णय लिया। ये संघ सिर्फ सामाजिक उद्देश्य के लिए है। Purely social. Bo tak nawiasem mówiąc, przez Balaciany to przyszła tylko garstka, powiedzmy, tych dzieci. वलीवादे में तो हम सभी थे, Prawda, wszyscy się jak tośmy spotykać. Z tym, że rzeczywistość jest taka, prawda? तो हम कह सकते हैं कि हम सब मिलते थे। फिर भी सच ये है कि जब एसोसिएशन को स्थापित किया गया तब हम एकजुट हुए। Pierwszego roku powstały koła, szczególnie taką merytoryczną, jakby centralną, to było koło Porada